अब चलते हैं 2023 की ओर। मैं आशा करता हूं कि 2022 में जो भी मैंने बताया प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। अब 2023 की चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं क्या कह रहा है भाई। ठीक है, कह रहा है कि किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है, यानी कि वास्तविक फोकस की बात करी है। तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों अवतल दर्पण। आप पूछोगे सर क्यों होगा अवतल दर्पण? अवतल दर्पण क्यों ही होगा? तो वास्तविक फोकस में अवतल दर्पण ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब समांतर प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण पर गिरती है तो ये परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पर मिलते हैं, जिसके कारण इसका वास्तविक फोकस अवतल दर्पण पर होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा? मोटर वाहन के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है? ठीक है, तो ये तो आप जानते होंगे कि मोटर वाहन के सामने आपका उत्तल दर्पण लगा होगा। तो क्यों लगा होगा सर, आप पूछना चाहोगे? हाँ सर, मैं बताता हूं क्यों होगा। क्योंकि ये जो वस्तु का सीधा और छोटा आभासी प्रतिबिंब बनता है, जिसके कारण से चालक को पीछे से आने वाली वाहनों को एक बहुत बड़ा क्षेत्र में दिखाई देता है, जिसके कारण से मोटर वाहन के सामने उत्तल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक लेंस की क्षमता यानी कि पावर, है ना, पावर यानी कि -2D, ठीक है, इसकी फोकस दूरी क्या है? फोकस दूरी यानी कि एफ आपको मांग रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन चिन्ह है दोस्तों। तो P बराबर क्या होता है? 1/f होता है, यानी कि 1/f, f का मान कितना है? -2D। अगर आप 2 से 1 को डिवाइड करोगे तो माइनस कितना आएगा? 0.5। और हमेशा पावर यानी कि क्षमता को जो एसआई होता है वो मीटर में होता है, यानी कि 1 मीटर बराबर आपका 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो आपका यहाँ पे क्या पूछा है? -0.5 मीटर बराबर कितना होगा? तो 100 से मल्टीपल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। पॉइंट हट जाएगा, हटने के बाद पॉइंट के बाद एक संख्या है यानी कि 10 होगा। एक जीरो ऊपर का, एक जीरो नीचे का कट गया, यानी कि -5 इंटू 10 -50 क्या हो जाएगा भाई? सेंटीमीटर। -50 सेंटीमीटर किस ऑप्शन पे है? तो ऑप्शन नंबर 3 पे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा? निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होगा? हवा का भी अधिकतम नहीं होगा, ना जल का होगा, ना शीशा का। तो हीरा का अपवर्तनांक अधिकतम होगा। क्यों होगा? क्योंकि जिसके कारण इसका हीरा का अपवर्तनांक अधिक होने के कारण चमकदार हीरा चमकदार दिखता है, और प्रकाश की जो गति है, जो प्रकाश का जो गति है उसको क्या कर देता है भाई? धीमी कर देता है ना, धीमी कर देता है। और ये नेचुरल है भाई, ये प्राकृतिक ने बनाया है हीरा को। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 क्या कह रहा भाई? प्रिज्म द्वारा प्रकाश की कौन सा परिघटना होती है? ठीक है, परावर्तन, अपवर्तन, वर्ण विच्छेदन। तो प्रिज्म द्वारा प्रकाश की वर्ण विक्षेपण परिघटना होती है। तो आप पूछेंगे नहीं सर कि वर्ण विक्षेपण होता क्या है? तो मैं बताता हूं। जब श्वेत प्रकाश में, कौन सी प्रकाश में भाई? श्वेत प्रकाश में, ठीक है, प्रिज्म में से गुजरता है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष के को 7 रंगों में विभाजित होता है। कितने रंगों में विभाजित होता है? 7 रंगों में विभाजित होता है ना। और वो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 क्या कह रहा देखते हैं भाई। जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के देश का दूर किया जाता है? यानी कि जरा दृष्टि दोष में दोनों दोनों आएगा, ना निकट की वस्तु को देख पाएगा और ना ही दूर की वस्तु को देख पाएगा, है ना। तो यानी कि जो दोनों दोनों दोषों से पीड़ित होगा उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। कौन सी दृष्टि दोष? जरा दृष्टि दोष। ठीक है, और जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए आपको द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा भाई। द्विफोक्सी लेंस का, यानी कि कौन सा पे है? ऑप्शन नंबर 3 पे। एक बात से ध्यान देना, जरा दृष्टि दोष दोनों दोषों से पीड़ित रहता है, जिसके कारण से दोनों दोषों से पीड़ित रहता है, इसलिए द्विफोक्सी लेंस से उसको दूर किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। 7 नंबर चलते हैं। 7 नंबर क्या कह रहा देखते हैं भाई। खतरे का निशान किस रंग का बना होता है? ये क्वेश्चंस बड़ी इजी है, ये तो आप समझ ही रहेंगे। खतरे का निशान लाल रंग होता है। तो लाल रंग होता है तो क्यों होता है? क्योंकि ये इसलिए होता है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है। क्या होती है? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है। ठीक है, लंबी होती है, जिसके कारण
जिसके कारण कोहरे एवं कम रोशनी पर भी दूर से दिखाई देता है ना, जिसकी कम रोशनी पर भी दूर से दिखाई देता है, इसलिए खतरे का निशान लाल रंग को माना गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। 8 पर चलते हैं। 8 क्या कह रहा है भाई? हाँ, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है भाई। हाँ ठीक है, तो आप पूछोगे सर 1 वोल्ट बराबर है ना, 1 वोल्ट बराबर कितने जूल होते हैं? तो 1 जूल प्रति सेकेंड होते हैं, 1 जूल पर सेकेंड होते हैं। आपको पूछ सकता है कि 1 वोल्ट बराबर कितनी होते हैं? तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति सेकेंड। आपको पूछ दे कि विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या है, तो वो वोल्ट है। अगर आपको ये पूछ दे कि वोल्ट किसका मात्रक है, ये भी पूछ सकता है भाई, आपको पूछ सकता है वोल्ट किसका मात्रक है, निम्न में से किसका मात्रक है, ठीक है, तो आप इसका आंसर दे पाओगे। तो किसका मात्रक है भाई? विभवांतर का। इसका आंसर क्या होगा भाई? उत्तर क्या होगा? तो विभवांतर होगा। ठीक है, कर पाओगे दोस्तों? यानी कि 3 क्वेश्चंस यहाँ पे बना, तीनों क्वेश्चंस में से कोई क्वेश्चंस को बना के दे सकता है। आप तैयारी करके रखिए, आने वाले परिस्थितियों से जूझिए और मैं आशा करता हूं कि आप कर पाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत परिपथ में, ठीक है, धारा की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यानी कि धारा की माप के लिए ओम मीटर का उपयोग किया जाता है। यानी कि जब आपको धारा की बात आए तो धारा मापी को हम लोग एमीटर या ओम मीटर से जानते हैं। ठीक है, एमीटर भी बोलते हैं इसको, और यहाँ पे जो ऑप्शन पे आपका है ओम मीटर भी कहते हैं। यानी कि धारा मापने वाले यंत्र को ओम मीटर या एम मीटर। ठीक है, अगर आपको पूछ दे कि भूकंप मापने वाला तंत्र को क्या कहेंगे, तो भूकंप मापने वाला तंत्र को सिस्मोग्राफ, ठीक है, सिस्मोग्राफ कहेंगे। ठीक है, यानी कि अगर फिर कहे कि हवा मापने वाले यंत्र को क्या कहेंगे, तो हवा मापने वाले यंत्र को बेरोमीटर कहेंगे। ठीक है, बेरोमीटर कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको पूछ दे बुखार मापने वाला तंत्र को क्या कहेंगे, तो थर्मामीटर कहेंगे। कौन सा मीटर भाई? थर्मामीटर। अगर आपको बोले डिस्टेंस मापने, दूरी मापने वाला तंत्र को क्या कहेंगे, तो दूरी मापने वाले यंत्र को कहेंगे ओडोमीटर, है ना। आपकी गाड़ी में, आप गाड़ी चलाते हो तो सभी गाड़ियों में ये ओडीओ लिखा रहेगा, देखिएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कितना क्वेश्चंस बना भाई? 1 2 3 4 5 और ये मिल जाके 6। यानी कि 6 में से कोई ना कोई आपको एक दे ही देगा, इसलिए आप तैयारी करके रखिए। इन सारी चीजों को देखिए, आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। किस बल्ब से 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट बार बता रहा है, यानी कि टाइम आपको पूछ रहा। टाइम कितना है भाई? 1 मिनट। और 1 मिनट बराबर कितना सेकेंड होते हैं? 60 सेकेंड होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको क्या पूछ रहा है? 120 कूलम का आवेश, यानी कि कूलम मतलब क्यू से डिनोट किया जाता है, और कितना है? 120 आवेश प्रभावित होता है, तो प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? तो धारा यानी कि आई आपको पूछ रहा है, तो आई बराबर क्या होता है? क्यू बटा टी। और क्यू का मान कितना है दोस्तों? 120 है, और टी का मान 60 सेकेंड है। ये जीरो कट जाएगा, 6 2 जा 12, यानी कि आई बराबर कितना है भाई? 2। और धारा का ऐसा यूनिट क्या होता है? ए होता है, यानी कि एम्पियर होता है। और किस ऑप्शन पे है? ऑप्शन नंबर 2 पे है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आंसर है। हाँ, और एक बात मैं कहना चाहूंगा, आपको पूछेगा कि धारा का एसआई यूनिट क्या है। ठीक है, धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप क्या जवाब दोगे? धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर, जिसको ए से सूचित किया जाता है, ए से डिनोट किया जाता है। हाँ, आपको ये भी पूछा सकता है कि एम्पियर को किससे सूचित किया जाता है, तो एम्पियर को ए से सूचित किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना है? तो एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। और ये किस ऑप्शन पे है भाई? वही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 12 की ओर चलते हैं। 12 क्या कह रहा है? विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को क्या कहते हैं? हाँ, सबसे पहले मैं जानकारी दे दूं, आपके टॉपिक में जनित्र टॉपिक को हटा दिया गया है। ठीक है, शायद आपको नहीं पूछेगा। ठीक है, इसलिए फिर भी आप पढ़ के जाइए, तैयारी करके जाइए। पढ़ने से कोई आपको नुकसान नहीं होगा, बल्कि आने वाले एग्जाम के लिए प्रिपरेशन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है भाई? विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं, जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। लेकिन क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि यह एक ऐसा उपकरण है
जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत, किस ऊर्जा को भाई, यांत्रिक ऊर्जा को, ठीक है, किस ऊर्जा में बदल देता है, तो विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है, जिसके कारण विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 क्या कह रहा है भाई, देखते हैं। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है, यानी कि लघुपतन, आप सोच रहे होगे सर लघुपतन क्या है, तो लघुपतन है भाई शॉर्ट सर्किट, ठीक है, शॉर्ट सर्किट। आपके घर में शॉर्ट सर्किट होता ही होगा, एक पतला सा फ्यूज लगाया जाता है, इसलिए लगाया जाता है कि शॉर्ट सर्किट जैसे जिस वक्त हुआ ये जल जाए, ठीक है, और हमारे घर के जो बल्ब होंगे वो उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किट के समय, ये कह रहा शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो विद्युत धारा का मान बहुत अधिक हो जाता है, जिसके कारण अगर फ्यूज आपका नहीं टूट जाता है तो घर के सारे जो बल्ब होते हैं वो फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो आप पूछोगे सर क्यों होगा, क्योंकि परिपथ का जो प्रतिरोध होता है वो काफी कम हो जाता है ना, काफी कम हो जाता है, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट होता है, यानी कि 13 का आंसर ऑप्शन नंबर 1। आगे की ओर चलते हैं भाई। 14 नंबर क्या कह रहा है, हाँ ये बड़ी आसान सा क्वेश्चन से जो आप बार बार पढ़े हो। नीला लिटमस पेपर किससे लाल हो जाता है, ठीक है, आपको नीला लिटमस पेपर किससे लाल होता है, अम्ल से, ठीक है। और अगर आपको पूछ दे कि लाल लिटमस पेपर, ठीक है, कौन सा लिटमस पेपर भाई, लाल लिटमस पेपर, ठीक है, नीला हो जाता है, नीला हो जाता है, ये कौन करता है, तो वो करता है क्षार करता है, ठीक है, कौन करता है भाई, क्षार करता है। तो यहाँ पे 14 का आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। 15 की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्या कहेगा, ठीक है, निम्न में कौन क्षार है, तो निम्न में क्षार है भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NaOH। NaOH क्यों क्षार है, तो क्योंकि ये जल में घुलकर, किस में घुलकर भाई, जल में घुलकर, जल में घुलकर ये क्या देता है, OH आयन देता है, OH आयन प्रदान करता है, जिसके कारण ये क्षार है, ठीक है। तो 15 का ऑप्शन नंबर 4 आंसर। 16 पे चलते हैं। 16 क्या कह रहा है, ठीक है, 16 कह रहा है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र, ठीक है, तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है भाई, कैल्शियम सल्फेट 2H2O, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आंसर। अगर जिप्सम की बात करें तो कैल्शियम सल्फेट 2H2O, और अगर इसका नाम बोला जाए तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट भी कहते हैं। हाँ, अगर जिप्सम के बदले आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस कह दे, हाँ दोनों में से कोई एक तो पूछना ही है भाई, पूछेगा। अगर 2024 में 23 में आपको जिप्सम पूछा है तो 25 में प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछेगा, ठीक है, 26 में आपको विरंजक चूर्ण पूछेगा। तो आप इस चीज को पढ़ लीजिएगा, और एक चीज ना एक चीज आपको पूछना ही पूछना है। तो मैंने क्या बात कहा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है भाई, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, यानी कि ये किस ऑप्शन पे होता है, ऑप्शन नंबर 4 पे होता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या पूछा है, जिप्सम पूछा है, तो जिप्सम का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। 16 क्या कहता है, ठीक है, हाँ 16 नंबर देखेंगे भाई। 16 नंबर क्या कह रहा है भाई, 17 देखेंगे, सॉरी 17 देखेंगे। समीकरण कैल्शियम कार्बोनेट जब उष्मा से हीट करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखो भाई ये एक था ना, ये टूट कर, यानी कि वियोजन होकर कैल्शियम ऑक्साइड बना और CO2 बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, यानी कि इसका आंसर तो वियोजन होगा। तो आप बताइए सर कि वियोजन होता क्या है भाई, तो वियोजन एक ऐसा रासायनिक अभिक्रिया है भाई, एक ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि कोई एक पदार्थ, जैसे यहाँ पे एक पदार्थ था कैल्शियम कार्बोनेट, एक पदार्थ था, इसमें एक पदार्थ दो या दो से, है ना, दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण हुआ, और इसी को वियोजन अभिक्रिया, नहीं कहते हैं कि वियोग हो गया, ठीक है। और आप अगर यहाँ पे संयोजन की बात करें तो संयोजन की बात करें तो आप ऐसा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक प्रकार मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। लेकिन आपका 17 का प्रश्नों के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। संयोजन वियोजन समझ गई। अगर विस्थापन का बात करें, विस्थापन मतलब एक ताकतवर तत्व
जो कमजोर तत्व को अपने स्थान से हटा देता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ गया विस्थापन। जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको विस्तार पूर्वक विस्थापन इन सब के बारे में बताऊंगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है भाई, देखेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो भाई कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं समझाने का प्रयास अवश्य करूंगा। ठीक है, 18 क्या कह रहा है भाई कि जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। कहां पर भाई, कैथोड की बात किया है। ठीक है, कैथोड, और कौन सा अपघटन पर, विद्युत अपघटन पर कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है दोस्तों। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस हमेशा क्या रहता है, ऋणात्मक में रहता है। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं क्या, इसके इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक में होते हैं। हाँ, दूसरी बात है भाई, अगर यहाँ पे कैथोड के जगह एनोड दे देता, क्या दे देता, एनोड, यानी कि जल के विद्युत अपघटन में एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो एनोड पर ऑक्सीजन गैस। यहाँ इसका आंसर आपका हाइड्रोजन होगा, 18 का आंसर आपका हाइड्रोजन होगा। लेकिन मैं आपकी आने वाले एग्जाम के लिए तैयारी करा रहा हूँ, जिसके कारण से यहाँ पे सारे आने वाले जो असुविधा है, जो दुर्घटना है, उसको सावधान होने के लिए कह रहा हूँ। अगर कैथोड के बदले आपको एनोड दे दे तो एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती, तो ऑक्सीजन गैस मुक्त होती, और वह किस पे रहती, धनात्मक पे। इसके इलेक्ट्रॉन जो होते वो धनात्मक पे रहते। ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। 19 क्या कह रहा है भाई, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, सबसे पहले जानिए उपचयन क्या है। ठीक है, सबसे पहले जानिए उपचयन क्या है। उपचयन में क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन का जुड़ना, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ जाता। अगर आप डिफिनेशन भी इसका आराम से निकाल सकते हैं, अगर आपको पूछ देगा सब्जेक्टिव पे कि उपचयन और अपचयन का अंतर ज्ञात कीजिए, तो एकदम आसानी से इस चीज को देखिए, आराम से कर पाओगे। उपचयन क्या है, उपचयन आप ऐसा लिखोगे, उपचयन में ऑक्सीजन का संयोग होना, ठीक है, तथा हाइड्रोजन का बाहर हो जाना। ठीक है, हाइड्रोजन का बाहर हो जाना और इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का कमी होना। क्या होना, इलेक्ट्रॉन का कमी होना उपचयन कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, मेरे हिसाब से आप समझ रहे होंगे। अगर अपचयन का बात करता, अगर अपचयन का बात करता तो इसका उल्टा होता, इसका उल्टा होता। यहाँ होता कि हाइड्रोजन का संयोग होना और ऑक्सीजन का वियोग होना, यानी कि निकल जाना, और इलेक्ट्रॉन पे वृद्धि होना। इसी को उपचयन और अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। हाँ, और अगर आपको यहाँ पे पूछ दिया है, क्या पूछा है, उपचयन और अपचयन का दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम है भाई रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि ये दोनों की, जो दोनों का दूसरा नाम रेडॉक्स है, और आपको मैं आशा करता हूँ कि उपचयन और अपचयन समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं, मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा। उपचयन में क्या होता है, अगर इसका परिभाषा भी पूछ दे तो आप आसानी से बता सकते हो। उपचयन में ऐसा लिखोगे, उपचयन एक ऐसा अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है तथा हाइड्रोजन निकल जाता है और इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। और अपचयन का बात करें तो हाइड्रोजन का संयोग हो जाता है तथा ऑक्सीजन निकल जाता है और इलेक्ट्रॉन में वृद्धि हो जाती है, जिसे हम अपचयन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं या कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, यानी कि 19 का आंसर ऑप्शन नंबर 3। 20 की ओर चलते हैं। 20 क्या कह रहा, निम्न में विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है, तो इसमें क्या होगा भाई, कॉपर होगा सर्वोत्तम चालक। 21 की ओर चलते हैं। 21 क्या पूछ रहा है भाई, देखेंगे। गंधक क्या है, तो गंधक एक अधातु है भाई। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। 22 पे चलते हैं। 22 क्या कह रहा है, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। मिश्र धातु मतलब समझ रहे हो, दो या दो से अधिक पदार्थ से कोई पदार्थ बना है तो उसे मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, तो सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं भाई, सोल्डर कहते हैं, यानी कि 22 का ऑप्शन नंबर 1 होगा। आप पूछोगे सर सोल्डर का काम क्या है। ठीक है, तो सोल्डर का काम, इसका उपयोग धातुओं को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। ठीक है, दो धातुओं को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है सोल्डर का काम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 क्या कह रहा है भाई, हाँ अच्छा सा क्वेश्चन पूछा है। 23 क्या कह रहा है भाई, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है, तो यह सामान्य सूत्र है भाई एल्केन का। कोई दिक्कत नहीं, एल्केन का। अगर आपको एल्किन का फॉर्मूला पूछ दे तो एल्किन का फॉर्मूला आप क्या होता है भाई, आप बता पाओगे, तो मैं बताता हूं, CnH2n होता है एल्किन का फॉर्मूला। अगर यहाँ पे आपको ये भी पूछ सकता है कि एल्केन का सूत्र क्या होता है,
एल्केन का सूत्र क्या होता है, तो आपको ऑप्शन पे ये रहेगा तो इसको मारना पड़ेगा, CnH2n+2, लेकिन आपको यहाँ दिया है तो एल्केन बोलना पड़ेगा। एल्किन का सूत्र क्या होता है भाई, CnH2n। और एल्काइन का अगर बात करें तो एल्काइन क्या होता है, CnH2n, H2n-2। एल्केन का प्लस लगा था और एल्किन में क्या लगेगा, माइनस लगेगा, एल्काइन में माइनस लगेगा और एल्किन में CnH2n। हाँ, अगर आपको पूछ दे कि C2, ठीक है, C2H4, तो ये क्या होगा, इसका नाम क्या होगा भाई, C2H4 का नाम क्या होगा, तो एल्किन एथिन होगा। क्या होगा भाई, मैं बताता हूं, एल्किन एथिन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको यहाँ पे C3 दे दे, C3, तो H6 हो जाएगा, C3 देगा तो H6 हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना क्यों होगा, ठीक है। जब हम यहाँ 2 दिए, n का मान पे 2 दिए, तो यहाँ पे 2 मल्टीपल कर दो, 2 2 जा 4, तो C3H6 होगा। तो इसको क्या कहेंगे भाई, एल्किन। एल्किन क्या होगा, एल्पिन प्रोपिन, यानी कि प्रोपेन, एल्किन प्रोपेन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इस सारे क्वेश्चंसों को देख लीजिए, आप आसानी से कर पाओगे, यानी कि 23 का आंसर ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा देखते हैं। हाँ, 24, एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह क्या है, तो एल्डिहाइड का प्रक्रियात्मक समूह CHO होता है भाई। यह ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है। आप पूछोगे नहीं कि सर ये किसका है, हाँ मैं जरूर बताऊंगा ये किसका है भाई, ये एल्कोहल का है भाई। किसका है भाई, एल्कोहल का है। OH एल्कोहल, जहां भी आपको OH दिखे वो एल्कोहल में आता है। ठीक है, और ये क्या है, डबल बॉन्ड CO, ये डबल बॉन्ड CO ये कीटोन का होता है भाई। ठीक है, कीटोन, इनमें से आपको कोई भी पूछ सकता है। आप तैयारी कर रहे हो तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। हाँ, अगर आपको यहाँ पे पूछ दे कि सर COOH ये किसका है भाई, तो ये है आपका कार्बोक्सी अम्ल का। किसका है, कार्बोक्सी, है ना, कार्बोक्सी अम्ल का है। ठीक है, और ये किसका है, एल्डिहाइड का। यानी कि 24 का आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। 25 पे चलते हैं। 25 क्या कह रहा देखते हैं। एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाता है, ये तो बड़ी आसान है भाई। एथेनॉल जो है सोडियम से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, क्यों बनाता है, कैसे बनाता है, और इस अभिक्रिया में क्या बनता है। इस अभिक्रिया में सोडियम एथोक्साइड बनता है। क्या बनता है भाई, सोडियम एथोक्साइड बनता है, और हाइड्रोजन गैस जो है बुलबुले के रूप में निकल आती है, यानी कि बाहर निकलती है। कौन सी गैस बाहर निकलती है, हाइड्रोजन गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है। यानी कि 25 का आंसर ऑप्शन नंबर 1। 26 की ओर चलते हैं। 26 क्या कह रहा देखते हैं भाई। हाँ, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी होती है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। ठीक है, 27 पे चलते हैं। 27 क्या कह रहा है, 27 देखते हैं। देखेंगे भाई क्या कह रहा है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। यानी कि स्वपोषी पोषण क्या क्या होता है भाई, और परपोषी क्या होता है ना। जो खुद यानी कि जो अपने से भोजन का प्राप्त करे उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। और ऐसा अभिक्रिया जो दूसरों पर डिपेंड होके, दूसरों पर निर्भर होके अपना भोजन प्राप्त करते उसे परपोषी पोषण कहते हैं। यानी कि स्वपोषी पोषण के आवश्यक क्या होगा, CO2 तो था जल, ये भी होगा भाई, क्लोरोफिल भी होगा, और सूर्य का प्रकाश भी होगा। यानी कि इनमें से सभी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 आंसर है। 28 पे चलते हैं। 28 क्या कह रहा, जठर ग्रंथियों पाई जाती है किस पे, कहां पे, तो जठर ग्रंथियां पाई जाती है भाई आमाशय पे, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। ठीक है, 29 क्या कह रहा है देखते हैं। 29, पित्त रस का स्राव होता है। पित्त रस का स्राव कहाँ होता है भाई, तो यूक्रेट द्वारा। यूक्रेट, इसको लिवर भी बोल सकते हो। ठीक है, लिवर भी बोल सकते हैं यूक्रेट को। हाँ, लेकिन इसमें क्या क्या होता है भाई, लिवर पे पित्ताशय का जमा हो जाता है। इसमें कौन सा जमा होता है, पित्ताशय जमा हो जाता है, जहां से भोजन करने के बाद यह छोटी आंत के ग्रहणी में पहुंच जाता है। कहां पहुंचता है, ग्रहणी में पहुंचता है। यानी कि 29 का आंसर ऑप्शन नंबर 4। 30 पे चलते हैं। 30 क्या है, सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि कौन है, तो सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी है। इसको पिनियल ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपके ऑप्शन पे पिट्यूटरी नहीं रहेगा, तो अगर ऑप्शन पे पिनियल रहेगा तो ये भी सही होगा। ठीक है, ये क्या है, ये क्या का इसका काम क्या है भाई, जो नींद का पैटर्न को नियंत्रित करता है।
ठीक है, क्या करता है, नींद का पैटर्न को नियंत्रित करता है। 30 का आंसर ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं 31। हाँ, घेंगा रोग पनपता है, ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि घेंगा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। और आयोडीन की कमी कहाँ होता है, यह अक्सर कहाँ कहाँ देखा जाता है, यह अक्सर ऐसा क्षेत्र में पनपता है जहां पानी में और भोजन में आयोडीन की कमी हो जाता है, जहां पर घेंगा रोग ज्यादातर देखने को मिलता है। यानी कि 31 का आंसर ऑप्शन नंबर 4। 32 पे चलते हैं। 32 क्या है, परागकोश में क्या पाए जाते हैं, तो परागकोश में भाई परागकण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है परागकण। अब बताएंगे सर परागकण क्या है, परागकण का काम क्या है, परागकण ये क्या होता है, ये आगे चलकर निषेचन करने में मदद करता है। क्या करने में मदद करता है भाई, निषेचन करने में मदद करता है। आप पूछोगे सर निषेचन क्या है, निषेचन क्या है, तो बता देता हूं भाई, नर और किसका, नर और मादा, नर और मादा की मिलने की प्रक्रिया को, मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। ठीक है, निषेचन कहते हैं। आपको ये भी पूछ सकता है कि नर और मादा की मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो निषेचन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं भाई, एक सेकेंड, ठीक है, देखते हैं भाई, एक सेकेंड रुक जाइए, तो 30 नंबर पे थे। हाँ बस बस बस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ समझ गए होंगे। हाँ, अगर आपको ये भी पूछ दे कि स्त्री और पुरुष की मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो निषेचन कहते हैं। माता और पिता की मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो निषेचन कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं। मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, बहुत लोग सोचते हैं कि मानव में निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होगी भाई, गर्भाशय में होगी, तो नहीं भाई, गर्भाशय में नहीं होगी। बहुत बच्चे का ऐसा मैं पढ़ाते वक्त पाता हूँ कि सर गर्भाशय में निषेचन होती है, गर्भाशय में निषेचन नहीं होती है भाई। कोई कोई बोलता है योनि में होती है, योनि में भी नहीं होती है भाई, है ना। तो निषेचन मैंने अभी अभी कहा था 32 में कि नर और मादा की मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। ठीक है, अंडाशय तो होगा ही नहीं, तो कहाँ निषेचन होता है भाई, फ्लोपियन ट्यूब में निषेचन होता है। आप पूछोगे सर फ्लोपियन ट्यूब में होता आखिर क्या है, निषेचन फ्लोपियन ट्यूब में ही क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, शुक्राणु, ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु, शुक्राणु और अंडाणु जहां से भ्रूण में विकसित कर देते हैं, जिसके कारण से फ्लोपियन ट्यूब में निषेचन होता है। यानी कि 33 का ऑप्शन नंबर 4 आंसर है। आगे चलते हैं भाई, 34 में क्या कह रहा देखते हैं। किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है ना, तो जीनी संरचना आपका जीनोटाइप कहलाएगा। यहाँ पे एक बात से याद रखोगे, जीनी जब भी कहेगा तो जीनोटाइप, जीन से जीनोटाइप, यानी कि जीनोटाइप क्या है भाई, तो जीनोटाइप यह एक ऐसा जीव की सभी जीनी जानकारी का समूह है, सभी जीनों की जानकारी का समूह है जो उसके विकास और वृद्धि के लिए निर्देश के रूप में कार्य करता है। समझ गए होंगे, जीनोटाइप क्या काम करता है, विकास और वृद्धि के लिए, ठीक है, विकास और वृद्धि के लिए काम करता है। 35 देखते हैं, 35 क्या कह रहा, एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र मिलते हैं, तो एक स्त्री में XX लिंग, एक स्त्री में यानी कि फीमेल की बात करें तो XX और मेल की बात करें तो XY। हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो नर और मादा जो मिलते हैं आपस में, नर और मादा जो आपस में मिलते हैं, ये नर को XY से डिनोट करते हैं, मादा को XX से जानते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक बात ध्यान दीजिए, जो आने वाले पीढ़ी जो होते हैं, नर और मादा निषेचन होता है, जो अगला उसका बॉयज बच्चा होता है, यानी कि चाहे बॉयज हो या गर्ल्स हो, ये लड़का होने का ज्यादातर मतलब चांस ही 50% चांस वो बॉयज के पास होता है। आप सोचोगे, लोग को आजकल के लोग कोसते हैं कि बहू को कोसते हैं कि बेटा नहीं दे पा रहा, तो बेटा नहीं होने का कारण वो लड़की नहीं होती है भाई, बेटा नहीं होने के कारण कुछ ना कुछ जो दोष होता है वो नर के पास, पुरुष के पास होती है। क्योंकि बेटा जन्म देने का जो यंत्र, जो क्रोमोसोम होता है, वो नर के पास होता है। इसलिए जो मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको विस्तार से बताऊंगा, अभी के लिए इतना ही। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र मिलते हैं, तो XX मिलते हैं। ठीक है, अगला ये क्या कह रहा भाई, जैव आवर्धन करने वाला रसायन है, तो जैव आवर्धन करने वाला रसायन DDT है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर है।
37 पे चलते हैं। 37 क्या कह रहा है भाई, बाघ उपभोक्ता है, ठीक है। बाघ उपभोक्ता किसके हैं, आप देखिए ये घास फूस है, ठीक है, ये घास है। घास को कौन खाता है भाई, हिरन खाता है, ठीक है। और हिरन को कौन खाता है, बाघ खाता है। तो ये कितना नंबर का उपभोक्ता हुआ भैया, तो तृतीय पोषी स्तर का हो। आप समझ गए होंगे, अगर हिरन को कहता तो हिरन द्वितीय, और घास कहता तो वो प्रथम, यानी कि 37 का आंसर ऑप्शन नंबर 3। 38 पे चलते हैं। 38 क्या कह रहा, चिपकू आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था। आप सुने ही होंगे चिपकू आंदोलन क्या है भाई, है ना। चिपकू आंदोलन जहाँ पे पेड़ पौधे की कटाई बहुत ज्यादा से हो जाती थी तो उसके खिलाफ आंदोलन किया जाता था। जब नहीं माना जाता तो वो लोग क्या करते थे, पेड़ पर चिपक जाते थे, जिसका नाम दिया गया चिपकू आंदोलन। और ये कब प्रारंभ हुआ था भाई, 1972 में। हाँ, अगर आपको किसी ऑप्शन पे 1972 नहीं रहेगा, 1973 रहेगा, तो ये भी उसका आंसर है, यानी 92 या 1973 भी हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा देखते हैं। पवन चक्की से उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग होना चाहिए, यानी कि कम से कम वेग कितना होना चाहिए, तो कम से कम वेग 15 किलोमीटर पर आवर्स होना चाहिए। 40 का आंसर देखते हैं। 40 नंबर क्या कह रहा, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, तो तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा में, ठीक है। क्या क्यों स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित करता है भाई, तो क्योंकि पानी की जो स्थितिज ऊर्जा है और गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करता है भाई, विद्युत ऊर्जा में, है ना, ठीक है। यानी कि आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जल से भी विद्युत उत्पन्न होता है, जल से ही विद्युत उत्पन्न होता है, ठीक है।